नमस्कार, आप देख रहे हैं चौधर की जंग। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। अपने इस खास कार्यक्रम में हम प्रतिदिन अलग अलग विधानसभाओं के विश्लेषण के जरिए हरियाणा की राजनीतिक समीकरण समझने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा की राजनीति क्या मोड़ लेगी, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है, जिससे ये विधानसभा चुनाव इस बार दिलचस्प मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। आज हम बात करेंगे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली विभिन्न विधानसभाओं के बारे में। फरीदाबाद लोकसभा में कांग्रेस के अवतार भड़ाना को लोकसभा चुनाव में 2014 में हार का मुंह देखना पड़ा और बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर यहां से सांसद और फिर मंत्री बने। अवतार भड़ाना ने इनेलो ज्वाइन कर ली और अब वो इनेलो का प्रचार कर रहे हैं। फरीदाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए यहां पर उद्योग से जुड़े मुद्दे भी चुनाव को प्रभावित करेंगे और जरूर इससे समीकरण भी बदलते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ें उससे पहले मैं अपने अतिथियों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, हरियाणा जनहित कांग्रेस से विजेंद्र शर्मा, एनएलडी से संजय दलाल हमारे साथ स्टूडियो में है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर नवरातामल भटनागर और कुलदीप शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में। आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की। इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने 6 बार जीत दर्ज की है तो 3 बार बीजेपी भी जीती है। पिछले कुछ चुनावों का विश्लेषण करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल यहां कांग्रेस के विधायक हैं। इस विधानसभा क्षेत्र का लगभग सारा हिस्सा शहरी है, इसीलिए यहां पर विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। कुल 1,95,000 के करीब वोटर यहां पर हैं। सभी जातियों के समान वोट बैंक है, लेकिन दलित ज्यादा निर्णायक भूमिका में यहां रहता है। इनेलो ने प्रवेश मेहता को टिकट दिया है, जो कि बीजेपी से आए हैं। बीजेपी ने विपुल गोयल को टिकट दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व विधायक एसी चौधरी नाराज होकर अब इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन कर रहे हैं। तो ये समीकरण फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के बन रहे हैं। कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फरीदाबाद को देखते हुए तस्वीर क्या बता रही है अभी तक की? देखिए, तस्वीर इस विधानसभा की बहुत साफ सी थी, लेकिन जब से जो राजनीतिक उथल पुथल वहाँ पे मची है, भड़ाना जी जो इनेलो में शामिल हुए, उसके बाद एसी चौधरी और जहाँ उस क्षेत्र के जो तीनों पंजाबी लीडर्स थे वो सारे के सारे इनेलो में चले गए जी। तो जो एक समीकरण बना था, उस समीकरण के चलते जो है सारी वहाँ पे अब जो एक खेल राजनीति का हो रहा है वो सबकी समझ से बाहर हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी अदल बदल के सरकार बना रही है, अदल बदल के सीट जीतती आ रही है, लेकिन अब की बार एसी चौधरी के जाने से कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान यहाँ पे होगा। और मुझे जो लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो अब की बार मुख्य मुकाबला होगा वो एनएलडी और कहीं ना कहीं बीजेपी के बीच में होने वाला है। ये आप तस्वीर यहाँ की मुझे ऐसा लगता है। हुड्डा साहब, आपको क्या लगता है? कांग्रेस, क्योंकि अवतार भड़ाना का ये विधानसभा लोकसभा क्षेत्र था और वो इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गया, हालांकि आए भी वहीं से थे, पहले भी वहीं थे। क्या नेता के, एक बड़े नेता के इधर से उधर जाने से आप कोई कांग्रेस पर फर्क देख रहे हैं? देखिए, पुराना इतिहास उठा सकते हैं आप जी। कभी नेताओं के दल बदल करने से वोटर कभी दल बदल नहीं करता। नेता अपने स्वार्थ में कुछ भी करें, वोटर अपनी जगह खड़ा रहता है। आज अगर कोई आदमी इस गलत फहमी में हो कि मैं जिधर चाहूँ उधर वोटरों को अपना ले जा सकता हूँ, तो वो गलत फहमी में है। ठीक है। और फरीदाबाद कांग्रेस का गढ़ रहा है, हमेशा से गढ़ रहा है, और यहाँ हमेशा कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, चाहे 2009 में चाहे 2005 में। जी। तो मैं समझता हूं कि इस बार भी चाहे कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस निश्चित तौर पे मैक्सिमम सीट यहां से लेके आएगी। लेकिन सन 2000 में और 96 में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार जीती थी और उससे पहले भी बीजेपी एक सीट जीती, सिर्फ एक सीट, लेकिन कांग्रेस 6 सीट जीती है वहां। और पहले हमेशा पुराना रिकॉर्ड, आज से नहीं, जब से हरियाणा बना है, जब से ये हमेशा कांग्रेस का 6 बार कांग्रेस पार्टी यहां से जीती है अब तक के 11 चुनावों में। तो क्या लगता है इस बार? अकेले फरीदाबाद की बात नहीं, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं अकेले फरीदाबाद विधानसभा की बात मैं कर रहा हूं यहां से। चलिए, खैर जो भी कुछ है, आगे स्थिति क्या बनती हुई दिखा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल का क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? इंडियन नेशनल लोकदल फरीदाबाद का जो ये क्षेत्र है, किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में? और फरीदाबाद विधानसभा की अगर बात करें दलाल साहब, तो क्या लगता है आपको? शर्मा जी, फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की जहाँ तक बात है, इंडस्ट्री के लिहाज से वहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ हैं, और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ हैं उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ समस्याएं हैं। ठीक है। पहली बात तो सबसे बड़ी ज़रूरत इंडस्ट्री के लिए होती है बिजली की, जो कि वहाँ बिजली बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्रियल जो है रो रहा है वहाँ का, बिजली वहाँ पे है नहीं। वहाँ की जो गंदे पानी की निकासी है, सीवरेज व्यवस्था, ड्रेनों की व्यवस्था भी वहाँ पर अच्छी नहीं है।
वहाँ की सड़कें आपने कभी जाकर के देखा हो, वहाँ की सड़कें आप देखेंगे तो कोई कह ही नहीं सकता ये फरीदाबाद शहर है। ठीक है। आज इस प्रकार की अनेक समस्याएं हैं जो पिछले 10 साल से फरीदाबाद की जनता तंग है उससे। और जहाँ तक अभी आप कह रहे थे, वहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में हाहाकार मची हुई है। कांग्रेस से अभी आप कह रहे थे अवतार सिंह भडाना जी जो पार्टी छोड़ करके आए हैं, आपकी पार्टी में आए हाँ मैं बता रहा हूँ आपको जी। आपने सुना भी होगा उनको कई बार और देखा भी होगा टीवी पे, आपने शायद बात की ना की मुझे नहीं पता। नहीं, बात भी की है। अवतार सिंह भडाना जी लंबे समय से कांग्रेस में थे। वो पहले चौधरी देवीलाल जी के शिष्यों में रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। लेकिन लंबे समय से वो कांग्रेस में थे। हाँ। और कांग्रेस में लंबे समय तक वो सांसद रहे हैं। उसके बावजूद भी जब चुनाव का समय था, ये अवतार जी की स्टेटमेंट है, जो वहां लोग थे मुख्यमंत्री के आसपास के लोग, जितने रिश्तेदार मतलब आजकल पार्टी के ही अंदर हाँ के नहीं मैं लोग। बता रहा हूँ हाँ। कांग्रेस के लोग, हाँ। मुख्यमंत्री के लोग आजकल आसपास में, आपकी जानकारी के लिए बता दो, सबसे ज्यादा गुड़गांव और फरीदाबाद में शिफ्ट हो चुके हैं। व्यापारिक तौर पर भी वहां पर अपने धंधे नहीं, करते हैं, भडाना बिजनेस साहब के करते बारे में आप हैं। बता मैं रहे भडाना साहब की बात बताना चाह रहा हूं। उन्होंने बिल्कुल पब्लिकली कहा कि सीएम के आसपास के लोगों ने मेरी चुनाव के समय में खिलाफत की, मैं पार्टी का प्रत्याशी होने के बावजूद भी। ये भडाना साहब ने कहा है, ठीक है। हम नहीं कह रहे, ठीक है। ये भडाना साहब ने कहा है। और उन्होंने सरेआम पब्लिक मीटिंगों में भी कहा। कई बार उन्होंने जो है जो कांग्रेस की हाईकमान थी, तो आपका कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी बात हाँ, मैं समझ अपनी गया। बात पूरी कर लूं। चलिए मैं बात पूरी कर लूं। जी। उसका जो रवैया रहा हाँ। उन लोगों का, उससे हाथ होकर के वो आपके इंडियन पास- नेशनल लोकदल ठीक में है, आए। ठीक वो है। बहुत बड़े नेता हैं। ठीक और है। उनके आने से हुड्डा साहब जैसे कह रहे हैं बड़े सम्मानित नेता हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। उनके आने से नेचुरल तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फायदा ठीक है। मिलेगा। आप ये अभी बात आपके कह रहे हैं, आप ये एक्सपर्ट बात भी कह रहे हैं, नहीं आप ये बात कह रहे हैं, अभी आपके एक्सपर्ट भी अभी कह रहे थे। चलिए ठीक है, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि अवतार भडाना जब कांग्रेस में थे, हार गए, उसी के बाद उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया दूसरे नेताओं पर, और भीतरघात की बात जो आप कर रहे हैं, क्या जब वो इनेलो में थे, जब उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ी, तब क्या ये स्टेटमेंट उनका नहीं था? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में थे वो, हाँ ठीक है, इसमें ठीक कोई दो राय नहीं है। मंत्री भी बनाया गया उनको, मंत्री भी थे, बिना चुनाव बिल्कुल लड़े। थे, बिना चुनाव लड़े 6 महीने तक मंत्री भी रहे वो, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपकी बात, मैं सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन अब जो हुआ, अभी जो अच्छा, हुआ, नहीं, यही आरोप जो आप उनकी स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, वो मैं वही कह रहा हूं। आप जो उनकी स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि भीतरघात हुई। जब वो इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ के आए थे, तब क्या उनकी स्टेटमेंट, तब भी तो उनकी भीतरघात की स्टेटमेंट कोई थी। वो नहीं थी। नहीं, उन्होंने भीतरघात- पार्टी बदल ली थी, पार्टी से भीतरघात की ऐसी कोई बात नहीं थी। पार्टी से पहली बात उन्होंने बताओ। नाराजगी जताई थी। चलिए, मैं इस बात को इसीलिए जानना चाह रहा था कि आज आप ये आरोप लगा रहे हैं, जब वो इनेलो छोड़ के किसी और दल में जाएंगे, तब वो आपकी पार्टी पे फिर से आरोप लगाएंगे, ऐसा उनका इतिहास रहा है। विजेंद्र, आपको क्या लगता है, हरियाणा जनित कांग्रेस, क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी ने जब से टिकट अनाउंस की, उसके बाद कई नेताओं ने छोड़ा, तब जाके आप लोगों को उम्मीदवार मिले, ऐसी खबरें आ रही, नहीं तो उम्मीदवार नहीं मिलते अगर कांग्रेस पार्टी कुछ लोग ना छोड़ते तो। नहीं, देखिए, उम्मीदवार तो कुलदीप बिश्नोई जी के पास ऑलरेडी है। फरीदाबाद में भी बहुत नहीं, हर जगह खराब है। और मैं एक और बताता हूँ आपको, कुलदीप बिश्नोई जी का वोटर बड़ा शांत है। हाँ। वो दूध पी के सोता है और बड़ा तगड़ा वोटर होता है। जब चुनाव होता है उसी टाइम बटन दबाता और कटाकट दबाता। आप पीछे के उदाहरण देखो, कहीं झंडा ना, कोई बैनर ना, कोई एजेंट ना, लेकिन वोट कुलदीप बिश्नोई की हर जगह मिलेगी आपको। तो यही यहाँ होने वाला है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जो स्थिति हुई, उससे तो आप आंखें तो बंद की नहीं जा सकती देखिए, उस नतीजे को देख करके। जो लोकसभा का इलेक्शन था वो टोटली कुलदीप जी के खिलाफ एक षड्यंत्र था। भारतीय जनता पार्टी नहीं ने, हो सकता वो षड्यंत्र। भारतीय जनता पार्टी ने, अब तो हम चौकन्ने हो गए, हम उन दुश्मनों से हम वाकिफ हैं, भाई ये हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। वो तो दोस्त बन के हमारे साथ दुश्मनी की थी उन्होंने, भीतरघात की, मतलब एक दुश्मनी निभाई थी, साथी बन के। लेकिन हम इंडिपेंडेंट है अपने हिसाब से, इलेक्शन में निश्चय ही चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी की सरकार बनेगी। नौरातम जी, फरीदाबाद विधानसभा की क्या तस्वीर अभी तक चर्चा के दौरान जो भी कुछ बातें उठी, इससे क्या लगता है? राहुल जी, जैसा कि अभी हम पिछले 5-7-10 मिनट से फरीदाबाद की चर्चा कर रहे हैं, हाँ। ये सभी ने कहा कि वो इंडस्ट्रियल टाउन है, हाँ। इंडस्ट्रीज हैं वहां पर, लेकिन उन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी हैं, और वो मशीनें वोट नहीं देती, वो आदमी वोट देते हैं। हाँ। और उस क्षेत्र के अंतर्गत ही शिवचरण शर्मा जी हमारे श्रम मंत्री रहे हैं। श्रम मंत्री जी ने 2012 में
कुछ घोषणाएं की थी, हाँ जिनमें से एक प्रमुख घोषणा जो कि सभी जो कर्मचारी थे, जो श्रमिक थे, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दूसरी जगह काम करते हैं, उनको एक ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी उम्र रिटायरमेंट की 58 के बजाय 60 कर दी जाएगी। आज 2014 हो चुका है, कोई नोटिफिकेशन उसकी जारी नहीं हुई है, कोई कैबिनेट में पास नहीं हुआ है। और ये जो पूरा सिस्टम था नहीं वो हो चुका, उस पे आदेश नहीं हुआ है सर। उसका क्या था, चलिए अभी आपसे जवाब लेने आर्बिट्रेशन बनाया गया, उसका एक आर्बिट्रेशन बनाया गया कि भाई जो मैनेजमेंट्स है और जो अपना गवर्नमेंट है, श्रम मंत्री है, उसके अंदर एक रिप्रेजेंटेशन दे, एक स्टेटस को जाए, कोर्ट में जाए। अगर यूनियन और मैनेजमेंट दोनों मिलकर 60 करना चाहती है तो कर ले, वो तो वो कभी भी कर सकती है। तो फिर उसमें गवर्नमेंट का इस तरह से करना क्या मायने रखता है। दूसरा पॉइंट, श्रम मंत्री ये है, नगर निगम 7 नई बनी है, उनके अंदर इन्होंने जो डीए का पॉइंट्स थे, डीए के जो आंकड़े आते हैं वो ठीक है, वो पूरे हरियाणा के नहीं दे रहे, पूरे वो हरियाणा, लेकिन फरीदाबाद फरीदाबाद के अंदर भी जो औद्योगिक कर्मचारी हैं, औद्योगिक कर्मचारियों के लिए आपको लगता है ये मुद्दे बनेंगे, ये सारी बातें बनेंगे, मुद्दे बने, क्योंकि वहां पर वही लोग हैं हाँ जिन्होंने पिछली बार शिवचरण जी को जिताया था। अच्छा नहीं, वो फरीदाबाद एनआईटी से हैं शिवचरण शर्मा जी, लेकिन अब ये कि वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने निर्दलीय ही लड़ा था, तब कांग्रेस ने बाहरी जो वहां पर अप्रवासी लोग हैं उनके बेस पर ही चुनाव जीता था, जो वहां पर औद्योगिक कर्मचारी कार्य करते। अच्छा, अब और बहुत बड़े दिलचस्प वहां पर और आंकड़े बन रहे हैं, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन फरीदाबाद की पहले बात करते हैं। कृष्ण जी देखिए, काम तो बहुत हुए हैं, जैसा कि अगर लिखित में देखा जाए, जैसे 2009 में गाँव में गलियों का निर्माण पक्की कर दी गई थी, 91 करोड़ के आसपास रुपए वहां पर लगाए गए, 100 करोड़ के लगभग बात आगे और बढ़ी है। फरीदाबाद से बाटा चौक, बीके सिविल अस्पताल तक 12 करोड़ सड़क पर लागत आई। उसके अलावा भी कई और सड़कें बनाई गई, लेकिन आज भी फरीदाबाद में, और जिस तरीके से आपने भी कहा कि ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी ही विजयी रही है, लेकिन आज भी मुद्दा विकास का क्यों बन रहा है, इतना विकास होने के बावजूद भी? ये जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, एक तो मैं इनके बात का जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, पहले उनका मजदूरों को, ये हरियाणा की पहली सरकार है जो कि किसी मजदूर की बेटी की शादी होती है तो 51,000 रुपए हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 51,000 रुपए सरकार कन्यादान के रूप में देती है मजदूर को। लेबर वेलफेयर बोर्ड है, मैं खुद लेबर मिनिस्टर रहा हूं और मैं लेबर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन भी रहा हूं जी। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा 58 से 60 की नोटिफिकेशन मैंने खुद देखी है, नोटिफिकेशन हो चुकी है। और दूसरा, मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा, मेरे साथ मैं देखूंगा, मेरे पास कॉपी मिल गई तो मैं कॉपी भी दे सकता हूं। और दूसरा, इन्होंने बिजली की समस्या की बात की। ये पहली सरकार है जिसने 4 बिजली के कारखाने लगाए हैं। और वहां जाके पूछो लोगों से, जो पहली सरकारों में बिजली मिलती थी और आज की सरकार में बिजली मिलती थी, उसमें दिन रात का फर्क है। हमारी सरकार इंडस्ट्रियल टाउनशिप को, औद्योगिक फैक्ट्रियों को मैक्सिमम बिजली दे रही है। और जहां तक इन्होंने ड्रेनेज व्यवस्था की बात की, ड्रेनेज व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि 2,500 करोड़ रुपया हमने फरीदाबाद शहर के लिए लगाया है। हम मेट्रो ट्रेन लेके आए हैं, 2,500 करोड़ रुपया, रिकॉर्ड की बात है। वो सिर्फ मेट्रो का 2,500 करोड़ रुपए हमने दिया है। हाँ ठीक है। और चौथी बात यह है कि वहां एक बदरपुर पे एक रेड लाइट होती थी, वहां बड़ा भारी जाम होता था। यह भी इस सरकार में हुआ है। वहां फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बन गए। तो इस सरकार ने फरीदाबाद के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं साहब कि इतना काम होने के बावजूद भी क्यों विकास का मुद्दा बन रहा है, क्यों पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, क्यों ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्यों वहां पर कंपनीज को तो बिजली दे दी आपने, फैक्ट्रीज को बिजली दे दी, लेकिन आम जनता तक क्यों बिजली नहीं पहुंच रही है, स्कूलों तक बिजली क्यों नहीं पहुंच रही है, क्यों इन्वर्टर्स की जरूरत पड़ रही है स्कूलों में अगर बिजली है तो? ये समस्याएं क्या इनके ऊपर कभी काम हुआ नहीं और क्या होगा नहीं क्या? आज 22 घंटे बिजली शहरों में आराम से मिल रही है। आप रोहतक में देख लो। नहीं, फरीदाबाद की बात कीजिए साहब। फरीदाबाद रोहतक शहरों की बात कर रहा हूं। चलिए ठीक है। हाँ। फरीदाबाद के अंदर आप चले जाओ, 22 घंटे बिजली मिल रही है, रिकॉर्ड की बात है। जितनी बिजली ये सरकार दे रही है, हमारे पे आरोप लग रहे हैं कि तुम महंगी बिजली लेके लोगों को सस्ती बिजली दे रहे हो। हम जैसे तैसे करके नहीं, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात बिजली दे रहे हैं। वो किया भी आपने, देखिए किसानों को 10 पैसे आपने बिजली दी। हाँ, लोगों को पहली सरकारों से ज्यादा बिजली दी है। वही हमारा प्रोडक्शन पहली सरकारों से
4 गुना ज्यादा है इस समय। लेकिन वही मैं जानना, देखिए आपने किसान को 10 पैसे पर यूनिट पर बिजली दी, पूरे ट्यूबवेल हिंदुस्तान चलाने में कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। हाँ। लेकिन बिजली मिल तो गुजरात नहीं में रही, भी अब बिजली मिल ही नहीं सवा रही, करोड़ में है। अब बिजली मिल नहीं रही है, बिजली मिल नहीं रही है। स्कूलों की बात की, आप स्कूलों में भी देखिए, ठीक है स्कूलों में आप कह रहे हैं बिजली हर जगह पहुंची, लेकिन क्यों इन्वर्टर लगाने की जरूरत पड़ रही है, ये मैं आपसे देखिए जानना- इन्वर्टर कहीं नहीं लग रहे, इक्का दुक्का जगह हो सकता है। गांव में 2-1 घंटे वो बिजली इन्वर्टर आती है। 10,000 स्कूल हैं हाँ चलिए ठीक है, हरियाणा के अंदर 10,000 ठीक है, स्कूल चलिए हैं। चलिए और आगे, 10,000 स्कूल में इक्का दुक्का स्कूल में अगर इन्वर्टर आपने देख लिया हो तो मैं कह नहीं सकता। चलिए, ठीक है। मैं स्वयं स्कूल चलाता हूं, हाँ। बिल्कुल इन्वर्टर की जरूरत नहीं होती, बिजली पूरी आती है। चलिए ये बड़ी अच्छी बात है। भाई साहब जनरेटर लगे हुए हैं, हाँ कंप्यूटर लैब जितनी भी लगी हुई है गांव रूरल एरिया में, सभी पर जनरेटर लगाए हुए हैं। वहाँ इन्वर्टर तो आप छोटी बात कर रहे हो, जनरेटर लगे हुए हैं वहाँ। चलिए ठीक है, ये भी खैर ये तो कुलदीप इसका एक हाँ कंक्लूजन पॉइंट में चाहूंगा। देखिए जो यहाँ पे बहस चल रही है वो हम ये ना भूलें कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। पॉइंट यहाँ पे इस फरीदाबाद विधानसभा का है, यहाँ के लोग कहते हैं इट्स नॉट फरीदाबाद, इट्स फकीराबाद। हाँ उनका कहना ये है फकीराबाद। देखिए वहाँ जो हुड्डा साहब ने बोला या जो हमारे मित्र कह रहे हैं इनेलो से, बात सही है, लेकिन वहाँ के लोग आज बहुत समस्याओं से ग्रसित हैं। और ये ना भूले कि वहाँ जो इंडस्ट्री का प्लान हो रहा है, फरीदाबाद हरियाणा में एक ओल्डेस्ट सिटी होती थी जो बहुत इंडस्ट्रियल सिटी मानी जाती थी, लेकिन आज वहां पे उस बड़े लेवल पे जो पलायन गुड़गांव या दूसरे शहरों की तरफ हो रहा है, तो उसका खामियाजा वहां के लोग भुगत रहे हैं। माना कांग्रेस ने मेट्रो, माना कांग्रेस ने फ्लाईओवर बनवाया, लेकिन आज भी जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं, क्राइम फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा इश्यू है, उसकी तरफ कोई एड्रेस नहीं किया जाता। वहां के जैम्स की समस्या आपने खुद बताई, उसकी तरफ कोई एड्रेस नहीं किया जाता। तो घोषणाएं जो हैं वो मैं कहूंगा कि सही है अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड पे बहुत रियलिटी खराब है आज फरीदाबाद की। ये और यही और ये जो एनएलडी वहां से आज तक नहीं जीती, इसका भी एक वहां के लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो शायद मैं इस चीज को कहूं कि जो चौटाला साहब का भेदभाव रहा था कभी फरीदाबाद के साथ, शायद ये वो वजह है कि आज तक एनएलडी एक भी बार वहां से नहीं जीती। ठीक है, इसमें एक चीज और हो रही है कुलदीप जी, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल ने प्रवेश मेहता को टिकट दिया। हाँ, मैंने आपको वो जो बीजेपी से जो बीजेपी से हाँ, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एसी चौधरी जो कांग्रेस में पहले हुआ करते थे, अब वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला इस वजह से। अब शायद वो इन्हें फाइट सपोर्ट में है, कर रहे अब हैं। शायद वो फाइट में है। हाँ। इससे पहले की इलेक्शंस में वो फाइट में कभी नहीं रहे। हाँ। आज वो शायद फाइट में है। और ये जो कांग्रेस का, मैं कहूंगा कि मैं हमेशा कहता हूं, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है कांग्रेस का इस चुनाव में, जो कि हुड्डा साहब भी मानेंगे कि जो सिटिंग एमएलए को टिकट दी है, वो एक बहुत बड़ा जो है ना नुकसान कांग्रेस ने अपना किया है। चलिए यहाँ पर परवेश मेहता जी का जैसे जिक्र हमने किया, परवेश मेहता जी बीजेपी छोड़कर इनेलो में आए, एसी चौधरी जी कांग्रेस छोड़कर इनेलो में चले गए, तो परवेश मेहता जी के पास तो डबल फोर्स हो गई दोनों तरफ से वर्क्स की। वर्कर जो है उनके पास कुछ तो जो भी वर्कर यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल वही advantage पॉइंट, वो बहुत ज्यादा उसके पास advantage एडवांटेज। ले रहे हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, फरीदाबाद एनआईटी की बात करते हैं। 2009 में परिसीमन में ये विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। पहले ही चुनाव में आजाद प्रत्याशी शिवचरण शर्मा ने यहाँ जीत दर्ज की और कांग्रेस को समर्थन कर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय हासिल कर लिया। लेकिन इस बार कांग्रेस ने गुलशन बग्गा को टिकट दिया है, तो शिवचरण शर्मा निर्दलीय मैदान में उतर आए। उधर दिलचस्प बात यह है कि सिटिंग एमएलए शिवचरण शर्मा के पोते अनूप शर्मा भी निर्दलीय अपने दादा के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ इनेलो ने नगेंद्र भड़ाना को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने यशवीर डागर को और बीएसपी ने नियाकत अली को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर सभी जातियों के समान संख्या में वोटर हैं, लेकिन यूपी बिहार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रवासी मजदूर भी यहाँ रहते हैं, जिनको रिझाने में कोई दल कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जीत का पूरा समीकरण वो लोग ही यहाँ पर बनाते हैं। नौरातामल जी, ये बात पहले जो आप बता रहे थे कि प्रवासी मजदूर यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा 60,000 के करीब हाँ, मतदाता और शिवचरण भी उन्हीं को रिझा करके आजाद प्रत्याशी जाकर भी, और फिर वो ये कहते हैं कि वो अलीगढ़ के पास एक जेवरा गांव है, शिवचरण जी वहां के रहने वाले हैं, और इसी बेस पर वो पिछली बार भी आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे। और जो 60,000 की एक मतदाता की फिगर है, वो इतने बड़े विधानसभा चुनाव में काफी मायने रखती है। बिल्कुल। और सभी के सभी इस टाइम जो भी पार्टियां हैं वो उनको रिझाने पर लगे हुए, लेकिन एक जो उनका प्लस है सारी बातों के बाद भी और बाकियों का नेगेटिव वो ये कि वो आज भी प्रवासी हैं, अप्रवासी ही में है, लेकिन अप्रवासी और कोई कैंडिडेट नहीं है, जबकि अन्य पार्टियों से अप्रवासियों ने टिकटें मांगी थी, काफी समय से लगे हुए थे सभी तीनों पार्टियों के अंदर, लेकिन उनको टिकटें नहीं दी गई। अच्छा, अब इसमें ये हो रहा है क्योंकि श्रम रोजगार मंत्रालय उनको मिल गया था,
हाँ जी। पिछले 5 साल में अब उनके जो पोते हैं वो क्योंकि लंदन से लॉ करके आए हैं और वकालत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और काफी उन्होंने काम उन्होंने किया अपने दादा के प्रति उन्होंने भ्रष्टाचार के अब वो भ्रष्टाचार लगाए अब हैं। क्या इस चीज को क्या वो ये जो एंटी इनकम्बेंसी जाएगा, क्योंकि वो कांग्रेस में रह करके मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार बिल्कुल, में, बिल्कुल। वो कांग्रेस के अगेंस्ट जाएगा या सिर्फ शिवचरण शर्मा के नहीं, अगेंस्ट वो जाएगा? कांग्रेस के जाएगा क्योंकि कांग्रेस के मंत्री रहे हैं वो, पर्टिकुलरली शिवचरण जी के नहीं। शिवचरण जी को आज भी वहां की जनता जो है, हाँ, जो हमारे पास सूत्र हैं उनसे खबर लगी कि भाई उन शिवचरण को वो इस मामले में दोषी नहीं मानते, चाहे ठीक है उनके पोते ने अनूप ने उनके खिलाफ लगाए, लेकिन वहां पर भी है कि भाई ये ठीक है दादा पोते का कोई पर्सनल विरासत का इनका अपना मामला ठीक है, उस वजह से ठीक है, ये कृष्णमूर्ति राजनीति जी, हो रही है उसमें। कृष्णमूर्ति जी। देखिए वो हमारे सहयोगी थे, हाँ। हमारी पार्टी के होते तो हम उनको टिकट देते। नहीं, लेकिन और जगह भी तो हाँ, आपने सहयोगी सतपाल थे, सलमान को आपने मैंने कब दिया। मना किया है उनके खिलाफ उनका पोता अगर कोई आरोप लगा रहा है, आरोप सिद्ध नहीं हुए, अगर आरोप सिद्ध हो जाते तो मैं मानता। आरोप तो आप जानते हो कोई भी आदमी सरकार में रहेगा, आरोप तो लगते हैं। एनडीए की सरकार थी उस समय उनके ऊपर बड़े भारी आरोप लगे, ताबूत घोटाला, पेट्रोल पंप में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें घोटाला, और भी कई थे उनके, कई उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का मैं कई बार चैनल पे बताता भी रहा हूँ, रिश्वत देते पकड़ा गया था, 2 साल की सजा हुई, अब तो वो बेचारे मर चुके हैं, मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। तो ये बातें चलती हैं जब तक शिवचरण जी के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं होंगे। अच्छा, इनको टिकट क्यों नहीं दिया, क्यों काटा गया? देखिए वो हमारी पार्टी के कभी सदस्य नहीं थे, अगर हमारी पार्टी वो ज्वाइन करते अच्छा, उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, नहीं वो ज्वाइन सिर्फ नहीं की थी, बाहर से वो समर्थन इंडिपेंडेंट कर थे और आखिर तक इंडिपेंडेंट रहे। रहे। ठीक है। उन्होंने कभी हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं से टिकट की। दिया हाँ। और वहां हमारे कैंडिडेट हैं गुलशन बग्गा। गुलशन बग्गा, ठीक है। नए हैं लेकिन सशक्त हैं, और ये मेरा ख्याल ये सीट पहले तो ये 1 होती थी, अब ये 2 कर दी, क्योंकि वहां वोटर की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। हाँ, तो पिछले परिसीमन में इनको कर अलग दिया किया गया। हाँ, हाँ, यहाँ मेरा ख्याल पहले एसी चौधरी तो इसमें ये एसी चौधरी यहाँ से लड़ना चाहते थे। हाँ, एसी चौधरी यहाँ से लड़ना चाह रहे थे। हाँ, एसी चौधरी यहाँ से लड़ना चाह रहे थे, उनको यहाँ से टिकट नहीं दिया, इसलिए वो नाराज हो गए और उनका टिकट ही कट गया। वो उन्होंने शायद यहाँ से या बड़खल से मांगने की कोशिश की थी। हाँ, अब लेकिन वो फरीदाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल आपके अगेंस्ट ही, कांग्रेस के अगेंस्ट ही प्रचार कर रहे हैं। यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला है तीनों पार्टियों के अंदर, और यहाँ कोई भी जीत सकता है। मैं अगर आपके सामने कहूं कि नहीं कांग्रेस की बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। दिलचस्प मुकाबला है, मतलब टक्कर रहेगी। हाँ टक्कर। लोकदल ने ये सीट कभी नहीं जीती। हाँ। शहरों के अंदर लोकदल का मेरे ख्याल आज तक इक्का दुक्का तो मैं कह नहीं सकता, नहीं किसी शहर में बहुत कम सीटें जीती इन्होंने, लेकिन इस बार लोकदल टक्कर में है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी के अंदर मैं आ रहा हूँ रतन जी साहब। मैं पहली बात तो उड़ा साहब जैसे कह रहे हैं कि शिवचरण जी जो हैं उन पर जो चार्जेस जो आरोप लगाए गए हैं खुद उसके पोते ने लगाए हैं, और वो कांग्रेस पे उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उड़ा साहब सीनियर नेता हैं, वो कांग्रेस के मंत्री थे, श्रम मंत्री थे, और जो उन पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, उधर से सिरसा से गोपाल कांडा भी नहीं के मंत्री थे, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव जीत करके आए थे। सुखबीर कटारिया जी गुड़गांव से मिनिस्टर हैं, खेल राज्य मंत्री हैं, उन पर भी गंभीर आरोप हैं। तो मैं हुड्डा साहब से जानना चाहूँगा, इस प्रकार के लोग जो आपकी सरकार को पिछले 5 साल से बचा रहे थे, एक संजीवनी का जो काम कर रहे थे, क्या हुड्डा साहब इन आरोपों से भाग जाएगी? सरकार कांग्रेस भाग जाएगी इन आरोपों से? इतने गंभीर आरोप जिन 3 मंत्रियों के ऊपर, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो हुड्डा साहब इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, हम इनका सम्मान करते, मंत्री भी रहे हैं ये, क्या इतने गंभीर आरोपों को हुड्डा साहब आसानी से मना कर देंगे? जवाब हुड्डा साहब बड़ा संक्षेप में आप दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी। बड़ा संक्षेप में कहूँगा। देखिए गोपाल कांडा पे अगर कोई मामला हुआ है, हमारी सरकार ने सबसे पहले उनका इस्तीफा लिया, ठीक, और उनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की हमने। आज उनको नाराजगी थी हमारे से इसी बात की, इसलिए उन्होंने हमसे अलग पार्टी रखी, और हमें आज वो पानी पी पी के कोस रहे हैं। अगर हमने उनकी सहायता की होती तो गोपाल कांडा कांग्रेस का टिकट लेते, लेकिन हमने ऐसे आदमी को हमने ना कभी मदद की। राजनीति में जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स चलती है, एनडीए सरकार ने भी जोड़ मिलजुल के बनाई थी केंद्र में,
सुखबीर कटारिया जी भी तो आज मंत्री ऐसे हैं। तो अवतार बढ़ाना सुखबीर के ऊपर भी कटारिया बड़ा- जी भी उड़ा ऐसे तो साहब अवतार मंत्री बढ़ाने के ऊपर भी हैं। बहुत आरोप गोपाल है। कांडा पे भी वही आरोप इस नहीं, प्रकार के देखिए, सुखबीर देखिए, कटारिया जी भी मंत्री हैं। संजय भाई- उनको तो आपने नकार दिया। संजय मैं ये अवतार बढ़ाना के ऊपर भी तो बहुत इस तरीके से आरोप लगे हैं, क्या उनको आप नकार देंगे नहीं अवतार बढ़ाना या जी आप पे भी ये कहेंगे कि अभी सिद्ध नहीं हुए हैं? नहीं अवतार बढ़ाना जी पे आरोप लगे हैं। हाँ। वो कांग्रेस के नेता थे जब लगे थे। मैं अच्छा, बताता अब हूं। इनेलो में आ गए पहले तो सुनिए साफ मेरी हो बात, गए। पहले मेरी बात हाँ, सुनिए। ठीक है। पहले मेरी बात सुनिए। दूध के दूल्हे जी, दूध के दूल्हे वाली बात नहीं करता मैं। आज इनेलो में आने के बाद उनके ऊपर कोई आरोप है क्या? अच्छा, कोई नहीं- आरोप है? वो तो इनके मंत्री हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मंत्री देखिए, है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, संजय, सुखबीर चलिए, कटारिया जी ठीक है। इन्होंने करे, हाँ, सुन मेरी ठीक बात, है, मंत्री ठीक है। ये करे हैं, हुड्डा साहब है, इन्होंने उनके इस्तीफा ले लिया। हाँ। सुखबीर कटारिया के मेरे ख्याल में एफआईआर कोर्ट के आदेश से कम 13 या 14 हो चुकी है सारे मामले में। हाँ। आज तक इन्होंने जहमत नहीं उठाई इस्तीफे की, आज तक नहीं कहा गया सुखबीर कटारिया जी को चलिए, क्या आप इसका इस्तीफा भी दीजिए, आप जवाब आप दे आरोप दीजिए, लगे फिर हैं। मैं उनसे इसका भी ऐसी पक्ष साफ राजनीति है ये। हम कर रहे हैं इस समय फरीदाबाद की बात। हाँ, मैं वही उनको संजय आप भाई को- मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ। आप मुद्दे से बात करो। हाँ, जहां तक शिवचरण शर्मा पे आरोप हैं, हाँ। कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। ठीक है, अगर कोई उन पे भ्रष्टाचार का आरोप है तो कोर्ट में जाएं, चलिए ठीक है। कोर्ट से डायरेक्शन लें, हाँ। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। अगर कोई मामला ऐसा होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार उनको तुरंत बर्खास्त करती। गोपाल कांडा ने आनाकानी करने की कोशिश की थी। चलिए, वो सारी बात मुख्यमंत्री ठीक ने है, संजय, उसी देखिए- समय कह दिया था कि हम अगर आपने इस्तीफा हुड्डा नहीं दिया साहब- तो हाँ, ठीक आपको है, बर्खास्त ठीक है, कर देंगे। ठीक है, ठीक है। हुड्डा साहब ठीक कह है, रहे हैं हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ। शिवचरण जी मेरे ख्याल में फरीदाबाद एनआईटी से विधायक थे, सरकार में श्रम मंत्री थे। एक तरफ तो हुड्डा साहब करें हमने गोपाल कांडा का नहीं, अब इस्तीफा दिया। तो उन्होंने टिकट बात नहीं- को घुमा रहे हैं, हाँ। मुद्दे की बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने मैं जैसे बताता हूं ठीक है, आपको। ठीक है, वो ठीक मैं है आपकी ना? बात, उसके लेकिन बाद जो उन्होंने मैं जवाब दिया, जानना क्या चाह रहा उससे आप हूं, संतुष्ट नहीं हुड्डा है? साहब उससे से अलग जवाब क्या चाहते हैं? यही बात आपने शिवचरण जी के साथ की या क्या यही बात आपने खेल राज्य मंत्री के साथ की? आप मुझे बताइए, जो आदमी अच्छा, अरेस्ट हो चुका है, ठीक जो है। आदमी पुलिस के साथ संजय, वो आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। संजय, मैं नहीं संजय, आप सुनिए, देखिए, आप ये कह रहे हैं संजय, आप अवतार बढ़ाना को आपने पार्टी में ले लिया। अभय चौटाला साहब ये कहते थे कि हम किसी भी ऐसे नेता को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे जो कांग्रेस पार्टी से हो, दूसरी बात ये, या उसके ऊपर कोई आरोप लगाओ। आप आरोपित नेता को अपनी पार्टी में ले रहे हैं, फिर इसी बात को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर दूसरे के ऊपर छींटाकशी, ये तो दो दोहरी बात हुई। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, गोपाल कांडा जी और जो नहीं, ये नहीं, फिर गंभीर है, एक अवतार आरोप बढ़ाना लगे, पे बात सुनो, कीजिए। मैं बताता हूं आपको। हाँ, अवतार सिंह भडाना जी जो हैं हाँ। हमारी पार्टी में, ठीक, हाँ, ठीक है ना? हाँ, हाँ। कांग्रेस से जो कांग्रेसियों ने अवतार जी के साथ किया वो सारा हरियाणा प्रदेश जानता है। नहीं, मैं जो बताता हूं। अवतार बढ़ाना नहीं जी ने किया, वो भी प्रदेश जानता है। हमने क्या अवतार बढ़ाना नहीं जी भाषण ने, अगर नहीं, लोकसभा के हमारे चुनाव इसमें तो में- कोई किसी प्रकार का उन्होंने इस प्रकार का कोई किया ही नहीं, आरोप है ना, वो आपकी आरोप है बात- तो उसकी जांच चल रही यही है। तो बात वो कह रहे हैं, आरोप है तो उनके ऊपर भी चलिए ठीक है, मैं ब्रेक यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं ब्रेक यहाँ ले रहा हूँ, इस्तीफा ले लिया, मैं ब्रेक यहाँ पर ब्रेक क्यों नहीं लिया गया? ठीक है, ब्रेक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा पर फाइनल कमेंट भी लेंगे एक्सपर्ट्स के, फिर उसके बाद आगे अगली विधानसभाओं के बारे में बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।